दोस्तों प्रश्न नंबर 53 है। इससे पहले मैंने 52 प्रश्न जो है सल्तनत काल से संबंधित पहले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में हिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 53 है। अल्बरूनी के अनुसार अंत्यज अंत्यज यानी जिन्हें चतुर्थ वर्ण के नीचे का वर्ग माना जाता था, उनमें कौन कौन से लोग आते थे। अंत्यज में कौन कौन से लोग आते थे ये बताना है। तो दोस्तों इसमें जैसे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया और ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याध, जुलाहा। ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में है ना ही ए और ना ही बी। इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अल्बरूनी के अनुसार जो अंत्यज होते थे उनमें धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याध, जुलाहा ये सभी आते थे। यानी इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। ऑप्शन है किताब उल हिंद, रेहला, तारीख यामिनी या इनमें से कोई नहीं। तो किताब उल हिंद जो है इसको भारत का दर्पण कहा जाता था 11वीं सदी में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है। वहिंद का युद्ध जो कि 1008 से 1009 के बीच में हुआ था, ये किनके बीच लड़ा गया था ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में। ऑप्शन बी है महमूद गजनवी और जयपाल के बीच में। ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वहिंद का जो युद्ध था वो मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56 है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, बलबल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने स्थायी सेना रखी थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत या फिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे, ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन भी दिया था, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। यानी ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसमें कूट देखते हैं, कूट में क्या दिया गया है। कूट ए में पहले ऑप्शन में दिया गया है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन बी में दिया गया है 1 और 3। ऑप्शन सी है सभी गलत हैं और ऑप्शन डी है सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 58 है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में अपना आना स्वीकार किया था। ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खिज्र खां सैयद या फिर सिकंदर लोदी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खिज्र खां सैयद जो थे उन्होंने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 प्रश्न नंबर है। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी, शम्स सिराज अफीक या फिर सिकंदर लोदी। एनडीए 2001 और यूपी पीसीएस 2015 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर सिकंदर लोदी हो जाएगा। गुलरुखी के नाम से कविताएं सिकंदर लोदी लिखा करते थे। प्रश्न नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। पहला कथन दिया गया है इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, तो ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी है 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया को दिल्ली की सुल्तान बनी, ये भी सही है। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकित के पद पर नियुक्त किया था, ये भी सही हो जाएगा। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया था, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी यही असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। पहला है उसने चालीसा दल यानी चहलगानी जो कि इल्तुतमिश ने चालू की थी उसको संबंधित सामंतों का दमन कर दिया था, ये सही है। जो चहलगामी चलाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा उससे बलबन ने उसे समाप्त कर दिया।
कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ये भी सही है, बलबन के द्वारा ही यह नीति अपनाई गई। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, ये वाला भी ऑप्शन सही है। बताना यह है कि इसमें से कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 दिया गया है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या होगा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। तो दोस्तों सबसे पहले जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी सबसे पहले 1206 में गुलाम वंश आया था पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पे आपका जो आया था दोस्तों वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 में दूसरे नंबर पर इसकी स्थापना हुई थी। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश आया था दोस्तों 1320 में तीसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर के बाद सैयद वंश दोस्तों आया था 1399 में। सैयद वंश 1414 में आया था, 1300 में नहीं, 1414 में सैयद वंश आया था जो कि चौथे नंबर पे है। और लोधी वंश लास्ट में दोस्तों 1451 में लोधी वंश आया था जो कि 5वें नंबर पे हो जाएगा। यानी इस तरीके से इसका जो कूट बनेगा वो बनेगा 1 2 5 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर पहले बी जो हो जाएगा 1 2, यानी सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आएगा, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश तीसरे नंबर पर आया था, और फिर सैयद वंश और लास्ट में आया था आपका लोधी वंश। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1 2 5 4 3। प्रश्न नंबर 63 है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पहला ऑप्शन दिया गया है, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ऑप्शन बी है, राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया, तो ये हुआ था। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, ये भी हुआ था। इनमें से कोई नहीं है। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, यही गलत हो जाएगा, तो ये परिणाम नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? यानी तुर्कों द्वारा जो राजपूतों को हराया गया था उनमें से कौन से कारण थे? पहला है उनके समाज का पृथकतावादी और अनुदार होना, ये सही है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था होना, ये भी सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति होना, ये भी सही है। भारतीयों की शांति और अहिंसा की नीति, ये गलत हो जाएगा, ये कारण नहीं था उनके पराजित होने का। तो पहला दूसरा तीसरा ये सही है, तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम होगा? दोस्तों जो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद में आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब 1206 में 1210 में जब क्या कहते हैं पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई, तो आराम शाह को बनाया गया, लेकिन 8 महीने तक ही आराम शाह रहे थे। दूसरे नंबर पर ये शासक बने, फिर तीसरे नंबर पर इल्तुतमिश बने और चौथे नंबर पर रजिया सुल्तान बनी। यानी कि इस तरीके इसका जो कूट बनेगा 1 4 2 और 3 होगा। 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासक थे, फिर आराम शाह बने, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश बने और इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान बनी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 4 2 और 3। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार था? जमात खाना मस्जिद का, सीरी का, कुतुब मीनार का, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था उसमें अलाई दरवाजा भी था। अलाई दरवाजा ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुब मीनार में था। प्रश्न नंबर 67 है, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर क्या कहलाता था? दोस्तों जो हिंदू भूमिकर देते थे उसको खराज कहते थे। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो हुआ था उसको हम खम्स कहते थे। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर उस्र कहलाता था, और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात कहलाता था। तो इस तरीके से इसमें जो मिलान होगा वो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 68 है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, क्रूर एवं निरंकुश शासक था, तो ये सही हो जाएगा। इब्राहिम लोदी एक क्रूर और निरंकुश शासक था। अफगान अमीरों की खिलाफत करता था, ये भी सही है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, ये गलत हो जाएगा। वो महान निर्माता और कला का पुजारी बिल्कुल नहीं था। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, यही सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 29 है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही है, वो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही हो जाएगा। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था, ये भी सही हो जाएगा। उन्होंने ख्याल गाकी का आविष्कार किया था, ये भी सही, यानी 1 2 3 4 सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 70 है, दिल्ली सल्तनत के पतन के निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? पहला है दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव और मिश्रित संस्कृति का उदय। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 और 3। मिश्रित संस्कृति का उदय कारण नहीं था उनके पतन का, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 1 2 और 3 है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण कहलाता है? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां या तैमूर लंग। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो द्वितीय तुर्क आक्रमण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौरी किस वंश का था? गौरी किस वंश का था ये दोस्तों बताना है। पहला ऑप्शन है यामिनी, फिर दूसरा सन्सबनी, गुलाम या खिलजी। तो जो मोहम्मद गौरी था दोस्तों वो सन्सबनी वंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यामिनी वंश से मोहम्मद गजनवी था, मोहम्मद गजनवी जो था वो यामिनी वंश से था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश की स्थापना जो की थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। तो सन्सबनी वंश गुलाम गौरी मोहम्मद गौरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73 है, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था ये बताना है। शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र के नाम से, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम के नाम से, या फिर इनमें से सभी। तो जो मोहम्मद गौरी को है इन तीनों नामों से पुकारा जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? ऑप्शंस हैं मुल्तान, करमाथी शासक के खिलाफ, अनिलवाड़ा सोलंकी शासक के खिलाफ, पंजाब गजनवी शासक के खिलाफ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया था वो मुल्तान के करमाथी शासक के खिलाफ किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ऑप्शन है सोलंकी शासक भीम द्वितीय, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें जो मोहम्मद गौरी था वो उसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के द्वितीय युद्ध में तो हराया ही था, लेकिन उससे पहले भी मोहम्मद गौरी एक बार हार चुका था सोलंकी शासक भीम द्वितीय से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। प्रश्न नंबर 76 है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था, यानी इन दोनों के बीच में लड़ाई का कारण क्या था? भटिंडा, ताबार हिंदा, मुल्तान उच्च, या फिर अनिलवाड़ा। तो जो मूल कारण था इनके बीच में लड़ाई का वो भटिंडा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, या भटिंडा पर आक्रमण? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण माना जाता है, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। प्रश्न नंबर 78 है, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है?
तराइन का प्रथम युद्ध तो ये पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ, ये भी गौरी और चौहान के बीच में हुआ। ये लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। चंदावर का युद्ध जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। प्रश्न नंबर 79 है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? करमाथी के विरुद्ध। करमाथी तो पहला था। गजनवी के विरुद्ध, सोलंकी के विरुद्ध या पंजाब के खोखर के विरुद्ध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब के खोखर के विरुद्ध जो गौरी का आक्रमण था वो अंतिम आक्रमण था। प्रश्न नंबर 80 है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन था? B.A. स्मिथ, लेन पूल, ईश्वरी प्रसाद या अल बेरोनी का? तो B.A. स्मिथ ने ऐसा कहा था कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया है। बाद में होने वाले आक्रमण जो होंगे वो इसके मात्र परिणाम होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 81 है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 और 3 में की थी, बंगाल विजय 1204-5 में की थी और असम पर आक्रमण 1206 में किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नासिरुद्दीन कुबाचा या फिर ताजुद्दीन यलदौज? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी उत्तर होगा इसका। मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया था निम्न तिथियों पर। 82 नंबर प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मद गौरी को तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, लेकिन जो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक है वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनको माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन है रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर या राणा प्रताप सिंह? बीपीएससी में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव। प्रश्न नंबर 84 है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? दोस्तों ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र है, किसका कथन है ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर पहले ही दिया गया कि ये बर्नी का कथन है, लेकिन ये किसके लिए कहा था ये बताना है। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। प्रश्न नंबर 85 है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी? तो जो भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी सल्तनत काल में होता था वो चौधरी कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 86 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश का, सैयद वंश का, तुगलक वंश का या फिर खिलजी वंश का? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद वंश का। सैयद वंश का जो है स्थापना हो गई थी तैमूर के आक्रमण के बाद में। प्रश्न नंबर 87 है, निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। प्रश्न नंबर 88 है, इनमें से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या शेर शाह सूरी ने? बीपीएससी में तीनों प्रश्न ऊपर के पूछे गए हैं और इसका भी सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी या शेर शाह सूरी? ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर भी फिरोज शाह तुगलक ही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन थे? मुसलमान थे, कुषाण थे, सीथियंस थे या फिर मुगल थे? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण है वो मुसलमान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तबकात नाशरी का लेखक कौन था? ऑप्शन है शेख जमालुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी है अल-बुरूनी, मिनहाज सिराज ऑप्शन सी है और जियाउद्दीन बर्नी ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तबकात नाशरी के लेखक मिनहाज सिराज थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 92 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज तुगलक ने? इसका सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी? तो लाहौर थी। लाहौर जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहे तब तक लाहौर राजधानी रहे, उसके बाद इल्तुतमिश जो है लाहौर से दिल्ली राजधानी ले आए थे। प्रश्न नंबर 94 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जफर खां की, नुसरत खां की, अल्प खां या फिर उलूग खां की? इसका सही उत्तर जफर खां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? ऑप्शन जो दिए गए हैं 4 प्रकार के कर, खराज, खुम्स, उस्र और मुक्तई। तो खराज जो है, उस्र और मुक्तई, ये तीनों जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। खुम्सो जो है भूमि पर लगने वाला कर नहीं है, बाकी खराज, उस्र और मुक्तई जो है ये भूमि पर लगने वाले कर है। खुम्स जो है दोस्तों वो युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो दिया जाता था उसमें कर लगता था खुम्स का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2 और 3। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे ये बताना है। तो तुगलकनामा किसकी रचना थी? बरनी की, गुलबदन बेगम की, अमीर खुसरो की या फिर इशामी की? सही उत्तर अमीर खुसरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 97 है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्दौज को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को या फिर नासिरुद्दीन कुबाचा को? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 99 है, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन है चांदी, चांदी तांबा, सोना, चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा या फिर सोना जस्ता तांबा? बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदी, चांदी और तांबा। दोस्तों वैसे तो मैंने इसे सर्च किया है तो यहाँ पर दिखाया था, पहला जो टका था वो चांदी का बना हुआ था, ससगनी जो था वो तांबा का बना हुआ था और जीतल भी तांबा या जस्ते का बना हुआ था। लेकिन इसमें जो 4 ऑप्शन है इन चारों ऑप्शनों में ज्यादा उचित जो है वो कभी कभी चांदी भी दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ससगनी जो है चांदी का बना था। अमीर कोही जो कि कृषि विभाग एक था, इस विभाग को किसने शुरू करवाया था? किस शासक ने शुरू करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने? ये झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमीर कोही जो कृषि विभाग था इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रश्न नंबर 101 है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी? यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।